गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर डीपीपी 5 होमवर्क दिया था, आज उसको डिस्कस करते हैं। ये उसके आंसर की है, मैच कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर इज। बेटा वाटर की जो ड्रॉप है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 0.0018 ml। देन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2 ड्रॉप ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो 2 ड्रॉप के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये पूछा है। तो रूम टेम्परेचर पे बोला है, इसका मतलब तुम्हारे पास अब क्योंकि देखो वाटर बोला है, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मास निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां पर ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम दिया है, ये क्या है? एक ड्रॉप का वॉल्यूम दिया है। तो एक काम करते हैं, मास ऑफ 1 ड्रॉप, तो डेंसिटी क्या लगाएंगे? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ 1 ड्रॉप, मास ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर वो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 0.0018 ml इंटू 1 ग्राम पर ml। ml से ml कट जाएगा तो बेटा एक वाटर की जो ड्रॉप है उसका मास कितना आ जाएगा? 0.0018 ग्राम, बराबर है कि नहीं? तो 2 ड्रॉप का मास कितना आएगा? तो मास ऑफ 2 ड्रॉप्स वो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 0.0018 ग्राम, बराबर है। अगर मास ऑफ 2 ड्रॉप्स आ गया तो नंबर ऑफ मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मास दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे 2 ड्रॉप, यहां पे मोल्स ऑफ H2O वो कितना हो जाएगा? H2O का मास कितना है? 2 इंटू 18 इंटू 10 की पावर -4, मैंने पॉइंट हटा दिए, 10 की पावर -4 लगा दिया, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O वो कितना? 18। तो 18 से 18 कट गया तो यहां से मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O वो कितने आए बेटा? 2 इंटू 10 की पावर -4। तो तुम्हारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वो किसके बराबर आ जाएंगे? 2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू Na, बराबर है। तो ऑप्शन ए तुम्हारे पास यहां पर मैच हो रहा है। देखो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12.046 इंटू 10 की पावर 19 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल से सही दिया हुआ है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इट इज नोन दैट, फटाफट इसको नोट करो। लिख लिया? तो क्या था पहले वाले क्वेश्चन के अंदर? एक ड्रॉप का वॉल्यूम दिया था। सबसे पहले मैंने क्या किया? उस एक ड्रॉप का मास निकाल लिया। एक ड्रॉप का मास निकालने के बाद देख लिया कि 2 ड्रॉप का मास कितना होगा। 2 ड्रॉप का मास निकाल लिया, उससे फिर मैंने मोल्स ऑफ H2O निकाल लिए। मोल्स निकालने के बाद Na से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इट इज नोन दैट एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हम जानते हैं कि किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज एज्यूम्ड, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है, क्या? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज एज्यूम्ड टू बी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है उसका हाफ होगा। ठीक है, जो भी उसका मास ऑफ न्यूट्रॉन है, m&s मान लेते हैं। ठीक है, वेयर एज दैट ऑफ प्रोटॉन इज एज्यूम्ड टू बी ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू।
जबकि जो प्रोटॉन है उसका मास क्या एज्यूम कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, इस हिसाब से हम थोड़ा इक्वेशन बना सकते हैं। देन द एटॉमिक मास ऑफ C614, C614 का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा, इस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, C614 का जो मास होगा, अच्छा सबसे पहले एक काम करते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। देखो, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो प्रोटॉन्स किसके बराबर हो जाएंगे इसके अंदर 6, न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होंगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 14 माइनस 6 तो कितना 8। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो तुम्हारे कितने ही रहेंगे, 6 रहेंगे, हाँ है ना। अब जो यहां पर C614 है, इसका जो मास होगा, मास ऑफ C614 वो किसकी वजह से होगा, उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन सबके मास का समेशन। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देन तुम्हारे पास जो इसका मास होगा वो किसकी वजह से होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहां पर प्रोटॉन्स कितने हैं, यहां पर 6 बराबर है, तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स है 8। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है कि तुम्हारे पास न्यूट्रॉन का मास कितना एज्यूम करना है, हाफ ऑफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां पर न्यूट्रॉन है कितने, 8 बराबर है, तो एक आधा अगर एज्यूम करना है, मतलब यहां पर इसका मास कितना लेके चलना है 4। और तुम्हारे पास प्रोटॉन्स के केस में बोला है कि जो प्रोटॉन्स है उसका मास कितना एज्यूम करना है, ट्वाइस ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां पे प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन हम कितना लिख सकते हैं 12। तो तुम्हारे पास मास ऑफ C614 अभी जो नया चेंज होकर के आया वो कितना आ गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का मास वो कितना है 12 प्लस 4। तो ये तुम्हारे पास अभी नया मास होगा, मास ऑफ C614, अगर हम ऐसा एज्यूम करते हैं तो। अब क्वेश्चन में आगे लिखा है कि मास इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, पहले मास था 14, अभी मास हो गया 16, इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज कितना है, परसेंटेज इंक्रीज इन मास वो किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल मास कितना है 16 माइनस इनिशियली मास कितना था 14 अपॉन 14 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 2/14 इंटू 100 मीन्स 100/7, और ये कितना आ जाएगा अराउंड 14.28%। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर कंटेन्स 8.775% NaCl बाय मास। बोल रहा है कि जो सी वाटर से हम लोगों को जो कॉमन सॉल्ट मिला उसमें 8.77% NaCl बाय मास है। तो यहां पर जो सी वाटर से हमको जो सॉल्ट मिला उसके अंदर परसेंटेज ऑफ NaCl वो कितना दिया है 8.775, सॉरी 8.775, हाँ 5 बाय मास। फिर आगे क्या पूछा है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन, NaCl की कितने फॉर्मूले यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोलो दोनों एक ही बात है। यहां पर NaCl क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड है उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही निकालने हैं NaCl के लिए। इन 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 25 ग्राम सॉल्ट के अंदर NaCl का कितने मॉलिक्यूल्स है, बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले 25 ग्राम के अंदर ये जो सॉल्ट है इसके अंदर सारा का सारा NaCl तो नहीं है, तो इसके अंदर NaCl कितने ग्राम है उसके लिए देखो दिया है कि 8.77% बाय मास है। तो 25 ग्राम के अंदर NaCl का मास कितना होगा, मास ऑफ NaCl वो कितना हो जाएगा बेटा 25 इंटू 8.775 बाय 100, मतलब 8.775 बाय 4, ये इतना ग्राम मास होगा किसमें 25 ग्राम सॉल्ट के अंदर NaCl का मास। तो ये तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 4 2 8, 2.2 ग्राम अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास मास ऑफ
NaCl आ गया। अब हमको आगे क्या करना है, नंबर ऑफ फॉर्मूले यूनिट्स कैलकुलेट करना है, बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl कैलकुलेट करना है। तो अगर मेरे पास मास आ चुका है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स ऑफ NaCl, मोल्स ऑफ NaCl वो किसके बराबर होगा, उसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 2.2 अपॉन NaCl का मॉलिक्यूलर मास Na का 23 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा 58.5। तो ये आ गए मोल्स ऑफ NaCl। तो यहां से नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl वो किसके बराबर आएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 Na से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 25.6 ग्राम ऑफ सुक्रोज विच हैज मॉलिक्यूलर मास ऑफ 342.3 ग्राम। चलिए देखिए, क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछे हैं, मास ऑफ सुक्रोज, मास ऑफ सुक्रोज कितना दिया है बेटा 25.6 ग्राम, एंड फॉर्मूला तुमको दिया हुआ है सुक्रोज का C12H22O11 एंड मोलर मास ऑफ सुक्रोज इज गिवन, वो कितना है 342.3 ग्राम बराबर है। और इसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछे हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके मोल्स निकालो सुक्रोज के। तो यहां से मोल्स निकालते हैं। सबसे पहले मोल्स किसके बराबर आएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 25.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना 342.3। ये आ गए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। तो एक काम करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। यहां से मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11 वो किसके बराबर आएंगे, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर 342.3 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये आ गए मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज C12H22O11। अब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है, 22 हाइड्रोजन एटम। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वो किसके बराबर हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनटू एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम है। तो तुम्हारे पास इसको क्या करो, इसी चीज को 22 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां से सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, नोट कर लो फटाफट, एक मिनट लगेगा। राधे राधे। अभी तो बहुत डिस्कशन होता है। इसके 12th का भी करना है, 12th वालों का भी करना है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कैफीन हैज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 194, इट कंटेन्स 28.9% बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन इज। तो बेटा यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो कौन से कंसेप्ट का है, परसेंटेज कंपोजिशन। यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बोला है कि कैफीन है, हमको मतलब नहीं है कुछ भी हो। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है सिंपल सा 194 और बोला है यहां पर इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वो कितना है बेटा 28.9%। तो नंबर ऑफ
एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कैफीन। तो परसेंटेज कंपोजिशन याद करो क्या था, अगर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन लगाना है तो क्या होगा, तुम्हारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 एक मॉलिक्यूल के, और नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, मान लेते हैं x नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो x इंटू 14 क्या हो गया, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन पूरे मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है 194 इंटू 100, यहां से x को कैलकुलेट कर लो तो तुम्हारे पास ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ H2O इज गिवन 1 ग्राम पर ml, ओके, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एक मॉलिक्यूल H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यह पूछा है। तो बेटा सबसे पहले काम करते हैं, डेंसिटी होता किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मेरे को एक मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन उसका डेंसिटी, तो बेसिकली मेरे को एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए Na मॉलिक्यूल्स का मास किसके बराबर होता है, या फिर देखो अगर ये मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल का कभी भी मास एक्सप्रेस करना हो तो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, AMU के अंदर। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O का जो मास होगा वो कितना होगा 18 AMU, इसको कन्वर्ट करो ग्राम के अंदर, तो 18 इंटू 1.1 AMU का वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये तुम्हारे पास आ गया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल का मास आ गया तो यहां से वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही तुम्हारे पास किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो कितना, 18 इंटू 1.67 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2/3 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये तो तुम्हारे पास 30 इंटू 10 की पावर माइनस 24, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 23, ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि ए 25 mm इंटू 40 mm पीस ऑफ गोल्ड फॉइल इज 0.25 mm थिक। बेटा तुम्हारे पास एक गोल्ड का फॉइल दिया हुआ है, मान लेते हैं ये कोई गोल्ड का फॉइल है, ठीक है। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिया हुआ है 25 mm, और ये है तुम्हारे पास 40 mm, और बोला है कि इसका जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है वो कितना है 0.25 mm, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड का डेंसिटी दिया है कितना 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मेनी गोल्ड एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स पूछे हैं। तो गोल्ड एटम्स उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स को कर देंगे Na से मल्टीप्लाई तो नंबर ऑफ गोल्ड एटम्स आ जाएंगे, मोल्स। लेकिन यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो डेंसिटी दिया है, और इसकी जो गोल्ड फॉइल है उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। तो बेटा डेंसिटी का यहां से फॉर्मूला हम जानते हैं, डेंसिटी अगर दिया है तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको यहां पर इसकी वॉल्यूम मिल जाए, और ये जो फॉइल है उसकी सारे के सारे डायमेंशंस दिए हैं और अलग अलग डायमेंशन है। इसका मतलब ये जो तुम्हारे पास गोल्ड का जो फॉइल है वो क्या है, एक क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम जानते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो तुम्हारे पास 25 इंटू 40 इंटू 0.25 इंटू, अब तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 mm, तो 1 mm इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास मास ऑफ गोल्ड वो कितना आएगा बेटा, डेंसिटी 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जो वॉल्यूम है वो कितना है 25 इंटू 40 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर माइनस 3
सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट गया, तो इसको सोल्व करो तो यहां से आएगा मास ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर मेरे पास मान लेते हैं ये वैल्यू आ गया, यहां से इसको सोल्व करना, मान लेते हैं एक्स आएगा। ठीक है, मास ऑफ अगर गोल्ड आ गया तो यहां से मोल्स ऑफ गोल्ड वो किसके बराबर आएंगे, एक्स अपॉन, अब गोल्ड का शायद मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली, कितना लेके चलना है 197, तो यहां से मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और x को उठा करके यहां पे रख दो, तो सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 1.47 इंटू 10 की पावर 22, तो यही था क्वेश्चन नंबर 7। देन नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर containing only N2 and O2 is 1.15 ग्राम पर ml। बेटा ड्राई एयर का डेंसिटी दिया है, बोला है कि ड्राई एयर जिसके अंदर केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसका जो डेंसिटी है वो है तुम्हारे पास कितना, तो डेंसिटी दिया है कितना 1.15 ग्राम पर लीटर। ठीक है, एट 740 mm, तो यहां पे प्रेशर भी दिया हुआ है 740 mm Hg, तो इसको एटीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 740 डिवाइडेड बाय 760, 760 से डिवाइड करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, एटीएम के अंदर, बराबर है कि नहीं, क्योंकि बताया था 1 एटीएम इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg, तो इसको हम लोग एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दिया, 760 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां से आ गया मेरे पास प्रेशर। अब इसके आगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया है, एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर डायरेक्टली केल्विन के अंदर दिया हुआ है। ओके, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2 बाय वेट इन द एयर, N2 का परसेंटेज क्या है एयर के अंदर, तो ये पूछा है। ठीक है, तो बेटा परसेंटेज कंपोजिशन ये तुम्हारा एवरेज मॉलिक्यूलर मास का क्वेश्चन है। तो देखो यहां पे प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, डेंसिटी दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब गैसेज के लिए बोला है तो PV इज इक्वल टू एनआरटी सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, तो PV इज इक्वल टू एनआरटी, यहां पर तो डेंसिटी का कोई रोल ही नहीं है, तो देखो PV इक्वल्स टू मोल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू RT, तो देखो P इंटू मॉलिक्यूलर मास को एक काम करते हैं M एवरेज लिख लेते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT, तो यहां से ये किस मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी, तो ये PM एवरेज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, DRT। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रेशर दिया है, M एवरेज नहीं दिया, डेंसिटी दिया है, R पता है, टेम्परेचर पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम सबसे पहले क्या करेंगे, M एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास M एवरेज वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, DRT अपॉन P। ठीक है, सारी वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, 1.15 इंटू R का वैल्यू 0.0821 या फिर सिंपल 1/12 लेते हैं, इंटू 300 अपॉन प्रेशर इज 740 बाय 760, इसको सॉल्व करते रहना, यहां से आ गया मेरे पास M एवरेज। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो तुम्हारे पास कंपोजिट जो मिक्सर है उसके अंदर N2 और O2 दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका परसेंटेज बाय मास पूछा है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 28 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना 32 ग्राम, तो M एवरेज इक्वल्स टू, यहां से कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूला क्या लगाओगे, M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2, और यही पूछा है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, तो मान लेते हैं M1 इसको मान लो और इसका परसेंटेज मान लो X, तो दूसरे का 100 माइनस X, और यहां से तुमको क्या करना है, X को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, आंसर आएगा इसका C, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? अच्छा फटाफट नोट करो इसको जल्दी से। बार बार स्टॉप करेंगे। नोट करेंगे ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए गैसियस मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2 गैस कंटेन्स। तुम्हारे पास एक गैसियस मिक्सचर है H2 एंड सॉरी O2 नहीं CO2 है। H2 और जो CO2 है तुम्हारे पास इन दोनों का गैसियस मिक्सचर है, जिसमें बोला है कि 66 मास परसेंट किसका है? CO2 का। ओके, मास परसेंटेज ऑफ CO2 दिया हुआ है। द वेपर डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। तो बेटा वेपर डेंसिटी क्या होता है सबसे पहले ये ध्यान में रखो। वेपर डेंसिटी होता है बेटा डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम कंडीशंस। सेम कंडीशंस के ऊपर में तुम्हारे पास गैस के जो हाइड्रोजन है उसके रिलेटिव में जो डेंसिटी होती है किसी भी गैस का, उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक इक्वेशन डराइव किया था, Pm इक्वल्स टू DRT। तो अगर डेंसिटी ऑफ गैस की बात करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा? Pm गैस अपॉन R इंटू टी। और डेंसिटी ऑफ अगर हाइड्रोजन की बात करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा? P इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय R इंटू टी। अंडर सेम कंडीशंस, एट सेम कंडीशंस बोला है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? सेम है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो देखो तुम्हारे पास Pm गैस RT डिवाइडेड बाय PmH2 बाय RT। तो PRT ये सब क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो क्या बचा पीछे में? M गैस मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना? 2। तो यहां से मेरे पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया क्या? मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो तुम्हारे पास पूछा है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? इन दोनों के सॉल्यूशन का मेरे को एम एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एम एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? एम एवरेज इक्वल्स टू M1N1 प्लस M2N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, लेकिन ये जो दिया है ये 66% बाय मास दिया है। इसका अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसका अगर 66% बाय मास दिया है, इसका मतलब क्या है? अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 66 ग्राम किसका है? CO2 का। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा? 100 माइनस 66 मतलब 34 ग्राम। ठीक है, तो तुम्हारे पास मोल्स N1 और N2 याद करो, एम एवरेज के फॉर्मूले में बताए थे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो अगर मैं N1 लेके चल रहा हूं हाइड्रोजन के लिए तो N ऑफ H2 वो किसके बराबर हो जाएंगे? 34 बाय, या फिर एम एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टोटल मास, और भी सिंपल है तुम्हारे पास टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ये भी होता है एम एवरेज। ठीक है, टोटल मास अगर 100 ग्राम है तो और हमारे पास हर एक का मास आ चुका है तो हर एक के नंबर ऑफ मोल्स भी आ सकते हैं। तो टोटल मास कितना है? 100 डिवाइडेड बाय फिर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ CO2 किसके बराबर होंगे? टोटल मोल्स के। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 34 बाय उसका मॉलिक्यूलर मास 2 प्लस 66 बाय CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44। ये आएगा मेरे पास एम एवरेज। अगर एम एवरेज आ गया तो वेपर डेंसिटी के लिए क्या करेंगे? इसका भी हाफ करना पड़ेगा। तो वेपर डेंसिटी के लिए क्या करोगे? ये जो तुम्हारे पास एम एवरेज आया है इसको क्या कर दोगे? हाफ करोगे।
तो तुम्हारे पास वेपर डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर लेना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। वेपर डेंसिटी ऑफ ए मिक्सर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4। एक तुम्हारे पास गैसियस मिक्सर है, किस किस का, NO2 का और N2O4 का। इन दोनों का वेपर डेंसिटी, इस गैसियस मिक्सर का वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, वो कितना है, 27.6। इसका मतलब इन दोनों गैसियस मिक्सर का जो एम एवरेज है, एवरेज मोलिकुलर मास, वो किसके बराबर आ जाएगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो एम एवरेज कितना आ गया, 27.6 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 टू द 12, 7 टू द 14 और 5, 2 टू द 4 और 5, हाँ, तो 55.2 ये तुम्हारे पास आ गया एम एवरेज। ठीक है, अब इसके आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन पूछा है। तो बेटा देखो मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले बता देते हैं, हालांकि अभी थोड़ा हमने ये पढ़ा नहीं है। मोल फ्रैक्शन, अगर जैसे मान लो दो सब्सटेंस है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन क्या होती है उसको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। मान लीजिए ए और बी दो गैसेज हैं, इसके मोल्स हैं Na, इसके मोल्स हैं Nb। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। ये होता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और जो टोटल मोल्स होते हैं, हमेशा मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इन दोनों को ऐड करो तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के। तो हमेशा मोल फ्रैक्शन का जो समेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसने पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, क्वेश्चन क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। इसका मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन है x, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे एम एवरेज पता है, तो इसके मोल्स डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन को मोल्स मान करके चलो, तो 55.2 इक्वल्स टू एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला लगाओ, NO2 का मोलिकुलर मास वो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 32 कितना, 46 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस N2O4 का मोलिकुलर मास कितना आएगा तुम्हारे पास, इसका डबल, तो 92 इंटू उसका मोल फ्रैक्शन कितना माना हमने, x, डिवाइडेड बाय टोटल 1 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो यहां से ये टोटल आ गया कितना, 55.2 इक्वल्स टू 46 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 92x। तो यहां से तुमको क्या करना है, x को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये था, अलग अलग वेरिएशंस थे क्वेश्चंस में। क्या था क्वेश्चन में गिवन, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन में गिवन था वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, उससे हमने क्या कर लिया, इन दोनों गैसियस सॉल्यूशन का एवरेज मॉलिक्यूलर मास हमने कैलकुलेट किया। एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट किया, वेपर डेंसिटी किसके बराबर होता है, एम एवरेज या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। तो यहां से मेरे पास एम एवरेज आ गया कितना, 27.6 इंटू 2, क्योंकि गैसियस मिक्सर का वेपर डेंसिटी दिया हुआ था, यहां से एम एवरेज आ गया। फिर पूछा था मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के लिए मैंने बताया कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है तुम्हारे पास, जैसे मान लेते हैं इसके मोल्स कितने हैं, ए और Na, और इसके मोल्स हैं Nb, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वो किसके बराबर होगा, उसके खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और बी के मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होगी, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। और जो मोल फ्रैक्शन दोनों हैं इनका समेशन जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, है ना। तो अब मेरे को यहां पे इसने पूछा था N2O4 का मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब अगर मान ले इसका अगर मोल फ्रैक्शन x है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, और मैंने एम एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, यहां से मेरे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस एट 2 atm एंड 600 केल्विन। बेटा डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ गैस वो कितना दिया है, 2 ग्राम पर लीटर एट, टेम्परेचर और प्रेशर्स भी दिए हैं, एट प्रेशर कितना 2 atm एंड टेम्परेचर इज 600 केल्विन। ओके, देन आगे कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस गैस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस गैस विथ रेस्पेक्ट टू नियोन एट सेम कंडीशन। तो रिलेटिव डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू नियोन, तो बेटा तो रिलेटिव डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस यहां पर वो किसके बराबर होगा, किसके रेस्पेक्ट में बोला है, नियोन के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ नियोन। समझ में आएगी नहीं, जैसे देखो वेपर डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी में जो डिफरेंस है वो यही है, जो वेपर डेंसिटी हम लगाते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में लगाते हैं, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, ऊपर में जो होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, वेपर डेंसिटी का कंसेप्ट आगे हम फिर से पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो किसके बराबर, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और इसका जो फॉर्मूला आया वो किसके बराबर आया, m मोलिकुलर मास ऑफ गैस अपॉन 2। अब यहां पर जब रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, जिस गैस के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे उसका डेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर डेंसिटी ऑफ गैस तो हमको पता है लेकिन डेंसिटी ऑफ नियोन हमको नहीं पता, लेकिन उसके लिए प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है ना, और प्रेशर टेम्परेचर अगर दिया है तो उसका हम डेंसिटी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, थोड़ी देर पहले हमने जो इक्वेशन सीखा था, इक्वेशन क्या था, गैस है तो तुम्हारे पास पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, डेंसिटी के टर्म में हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस इक्वेशन को देखा था, P इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस इंटू आरटी, ये होता है तुम्हारे पास, है ना। अगर मेरे को यहां पर हीलियम के लिए, सॉरी नियोन के लिए अगर मेरे को डेंसिटी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर कितना दिया है उसके लिए 2 atm इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ नियोन इज 20 इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ नियोन इंटू आर का वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर इज 600। तो यहां से बेटा मेरे पास डेंसिटी ऑफ नियोन वुड बी कम आउट टू बी 2 इंटू 6 2 इंटू 20 इंटू 12 अपॉन 600। तो ये 0 से 0 कट गया तो 4/5, ये आ गया डेंसिटी ऑफ नियोन। अब मेरे को पूछा डेंसिटी ऑफ नियोन नहीं है, पूछा क्या है, गैस का डेंसिटी पूछा है नियोन के रेस्पेक्ट में, तो वो किसके बराबर होता है, उस गैस का डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ नियोन, और गैस का डेंसिटी कितना दिया है 2 ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय, यहां से जो डेंसिटी ऑफ नियोन आया वो भी क्या आया 4 ग्राम पर लीटर, तो यहां से ये कट जाएगा तो तुम्हारे पास 4/5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 5/2 मींस 2.5। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, तो ऑप्शन ए, कौन सा क्वेश्चन था ये, 1 2 3 4, हाँ तो ये क्वेश्चन था 12th। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या, तो समझ में आया कि नहीं क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस जो लैंग्वेज है बेटा वही तुम्हारे पास, ही अलग अलग कुछ भी आ सकता है ऐसे लैंग्वेज में, तो जो लैंग्वेज है उसी को पकड़ना है। तो यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस पूछा था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ तुम्हारे पास जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होता है तो उसके लिए हम लोग एक अलग से टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, चलिए तो तुम्हारे पास ये था रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, क्वेश्चंस के थ्रू एक छोटा सा पॉइंट हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, एम एवरेज दिया है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU,
द मैग्नीशियम इन कंपाउंड is composed of 79 mole percent of Mg24. बेटा m एवरेज मोलिकुलर मास ऑफ मैग्नीशियम वो कितना दिया है 24.31 AMU. ओके, मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ 79 मोल परसेंट ऑफ Mg24 कितना है 79% है, और रिमेनिंग जो 21% है वो कौन है Mg25 और Mg26. ये दोनों का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो है 21%. ओके, अब पूछा क्या है, कैलकुलेट मोल परसेंट ऑफ मैग्नीशियम 26. इसका मोल परसेंटेज पूछा है. तो क्वेश्चन आसान है, एम एवरेज दिया हुआ है, एवरेज मोलिकुलर मास का फॉर्मूला लगाना है. हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एवरेज मॉलिक्यूलर मास का हमने फॉर्मूला पढ़ा था m1n1 प्लस m2n2 डिवाइडेड बाय n1n2. अगर दो सब्सटेंसेज हैं तो m1n1. ठीक है, देखो तो m एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास m1n1. यहां पर क्या है, दो से ज्यादा है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे m1n1 प्लस m2n2 प्लस m3n3 डिवाइडेड बाय एंड सो ऑन. अगर दो से ज्यादा हुआ 3 4 5 6 जितने होंगे उन सबके ऐसे मोल्स कैलकुलेट डिवाइडेड बाय क्या n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ऐसे डॉट डॉट डॉट. ठीक है, अब यहां पर मैग्नीशियम 24 का परसेंटेज तो दिया है, लेकिन मैग्नीशियम 26 का पूछा है. अब बोला है कि इन दोनों का परसेंटेज अगर 21% है, मान लेते हैं इसका जो परसेंटेज है वो कितना है x, तो मैग्नीशियम जो 25 है उसका जो परसेंटेज होगा वो किसके बराबर होगा 21 माइनस x. अब हमारे पास m एवरेज दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लगाओ 24.31 इक्वल्स टू वो किसके बराबर मैग्नीशियम 24, उसका कितना 24 इंटू उसका परसेंटेज 79 प्लस यहां पर फिर मैग्नीशियम 25 के लिए उसका मॉलिक्यूलर मास 25 इंटू उसका जो परसेंटेज माना है हमने वो कितना है 21 माइनस एक्स प्लस तुम्हारे पास जो मैग्नीशियम 26 है उसका मॉलिक्यूलर मास 26 इंटू उसका परसेंटेज एक्स डिवाइडेड बाय टोटल 79 प्लस 21 माइनस एक्स प्लस एक्स. ठीक है, तो यहां से मेरे को एक्स को कैलकुलेट करना है, यहां से बड़े आसानी से एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. तो ऑप्शन ए करेक्ट मैच होगा. तो क्वेश्चन में क्या था कि यहां पर हमारे पास दो से ज्यादा थे. ठीक है, तो दो से ज्यादा होगा तो बस m1n1 प्लस m2n2 पहले हम दो के लिए लगाते थे, साथ में अब m3n3 के ऐड कर देना है. अगर चार होंगे तो n4 ऐड करना है. बस इसी हिसाब से नीचे में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 ऐसे कैलकुलेट करते चले जाना है. ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14. मिटा दूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंडियम बोला है. इंडियम है तुम्हारे पास कोई एलिमेंट, उसका एटॉमिक वेट वो कितना दिया है 114.82 हैज टू नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स. बोला है इसके दो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है. ठीक है, द प्रीडोमिनेंट वन फॉर्म हैज आइसोटोपिक. मान लेते इसके दो आइसोटोप है, मान लेते हैं कि इसका मास, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. इसने एवरेज एटॉमिक मास दिया है. ठीक है, बोला है कि दो उसके प्रीडोमिनेंटली आइसोटोप्स हैं, उसमें एक आइसोटोप का जो वेट है वो कितना है 114.9041 और इसका जो अबंडेंस है वो कितना है 95.72%. विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज मोस्ट लाइकली टू बी. तो दूसरे का मॉलिक्यूलर मास ये पूछा है और जो बचा हुआ परसेंटेज है वो कितना होगा 100 माइनस 95.72. तो ये क्या आ गया दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज आ गया. एम एवरेज दिया है ये मॉलिक्यूलर मास, तो एम एवरेज क्या करोगे फॉर्मूला लगाओ फिर से वही. अब देखो दो ही आइसोटोप है तो m1n1
प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। एम एवरेज दिया है क्या क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया है, ये रहा 114.82, बराबर है कि नहीं? देन तुम्हारे पास M1, इसका मॉलिक्यूलर मास 114.9041 ये दिया हुआ है, और M2 पूछा है, बाकी N1 N2 सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन ए तुम्हारे पास बिल्कुल से करेक्ट मैच होगा। कुछ नहीं करना है, दूसरे का M2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, बाकी सब वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देन अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैसियस मिक्सर। डेंसिटी पूछा है किसका? मिक्सर का। ओके, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसमें कौन कौन है? नाइट्रोजन है और कौन? ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना है? नाइट्रोजन के लिए उसने दिया है 3.01 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और 32 ग्राम कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और दिया है एट प्रेशर कितना? 3 एटीएम, और जो टेम्परेचर है वो कितना है? 860 केल्विन। ठीक है, और आर का वैल्यू बोला है 1/12 लेना है, ये भी लिख के दिया है क्वेश्चन में साफ साफ, 1/12 लेना है। तो क्या करोगे? डेंसिटी ऑफ मिक्सर पूछा है, तो क्या करना है? पी, फिर से इक्वेशन लगाओ, पी एम इक्वल्स टू पी एम एवरेज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मिक्सर, क्योंकि जब भी मिक्सर के लिए लगाना है तो क्या करोगे? एम एवरेज को लोगे क्या? तब तुम्हारे पास इंटू आर इंटू टी, तो ये पूछा है, एम एवरेज हमको निकालना पड़ेगा। और है कौन कौन? नाइट्रोजन और O2। तो क्या करेंगे? एम एवरेज इस गैसियस मिक्सर का फॉर्मूला ये लगाओगे, नंबर ऑफ मोल्स, तो N1 कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 3.01 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से N1 कितने किसके बराबर आएगा बेटा? 10/2 मतलब 5 आया ना। और N2 जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 वो कितने आएंगे? 32/32, वो कितना आ जाएगा? 1। तो यहां से एम एवरेज किसके बराबर आएगा बेटा? N2 का, M1 N2 का मॉलिक्यूलर मास कितना? 28 इंटू उसके मोल्स 5 प्लस O2 के मॉलिक्यूलर मास 32 इंटू उसका मोल्स 1 अपॉन N1 प्लस N2 5 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास आएगा एम एवरेज, तो इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 28 5 जा तो 5 10 x 140 और प्लस 32 तो 172/6। ठीक है, तो ये 172/6 क्या आया? एम एवरेज। अगर एम एवरेज आ गया तो डी मिक्सर, डेंसिटी ऑफ मिक्सर निकालना है, तो यहां पर इसको पुट करो, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सर वो किसके बराबर आएगा? P इंटू एम एवरेज अपॉन R इंटू टी। बेटा प्रेशर कितना दिया है क्वेश्चन में? 3 इंटू एम एवरेज अभी कैलकुलेट किया कितना? 172/6 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर इज 860। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो आज की डीपीपी हमारे पास डीपीपी 5 पूरा डिस्कस हो चुका है। आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे सही होंगे, काफी कुछ इस डीपीपी में सीखने को मिला होगा। तो कैसे सॉल्यूशन आगे जो भी है तुम्हारे पास, इसको सोल्व अपने आप करना आगे, क्योंकि पूरी अगर एक एक कैलकुलेशन मैं करने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, लंबा टाइम जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना अपने से सोल्व करने की, एक बार फिर से ट्राई करो इस डीपीपी को, क्योंकि काफी अलग टाइप के क्वेश्चंस थे इसके अंदर, अलग अलग। हमको इससे पहले जो हमने डीपीपी की थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, उसमें आसान क्वेश्चन थे, इसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे पास इतना काफी है।